Vivo X300 Pro Vivo की तरफ से आने वाला अब तक का सबसे दमदार स्मार्टफोन है। कैमराज को लेकर यह सीरीज और भी विशेष है। Vivo अपने इन स्मार्टफोन्स के जरिए अपनी कैमरा कैपेबिलिटीज की बाउंड्रीज को और पुश करने की कोशिश करता है। आज की इस वीडियो में हम इस स्मार्टफोन की कैमरा एडवांसमेंट से लेकर इसकी परफॉर्मेंस, ऑपरेटिंग सिस्टम, बैटरी और बिल्ड क्वालिटी सभी की बात करेंगे कि कौन सी चीजें अच्छी हैं और कौन सी अभी और इम्प्रूव हो सकती है। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और आप देख रहे हैं एनडीसी इन्फो प्लस। बिल्ड वाइज इस स्मार्टफोन की रियर में फाइबर ग्लास मिलता है जो एकदम प्रीमियम क्लास वाला नहीं है और थोड़ा सा फिसलने वाला फील हो सकता है। लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि यह अपने साथ फिंगरप्रिंट कैरी नहीं करता। इसके साथ एल्युमिनियम फ्रेम, IP6869 की रेटिंग, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर और 226 ग्राम वेट के साथ यह फोन लिटरली हाथ में प्रीमियम फील होता है। बिल्ड क्वालिटी को लेकर आप कोई मेजर शिकायत नहीं कर सकते। वैसे बड़े कैमरा मॉड्यूल के कारण जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वह थोड़ा इम्बैलेंस लग सकता है क्योंकि यह ऊपर की ओर थोड़ी हैवी फील होती रहती है जिससे लंबे पीरियड के लिए एक हाथ से इस्तेमाल करना उतना कंफर्टेबल नहीं लगता। सामने 6.78 इंचेस 1.5K प्लस रिजोल्यूशन, 1 to 120 हर्ट्ज एडॉप्टिव रिफ्रेश रेट, 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस एंड 2000 निट्स हाई ब्राइटनेस मोड वाली एक एमोलेड स्क्रीन मिलती है। प्रोटेक्शन के लिए डायमंड आर्मर ग्लास मिलता है और यहाँ पर वीवो ने स्मार्टली खेला है क्योंकि इन्होंने यह नहीं बताया कि यह आर्मर ग्लास ऑर्निंग का है या फिर अल्फा, पांडा, शॉर्ट जैसे किसी अदर सप्लायर का। कंपनी ने केवल यह कहा है कि यह अन्य कन्वेंशनल ग्लासेस के कंपैरिजन में 110% बेहतर है और यह अन्य कन्वेंशनल ग्लासेस कौन से हैं यह केवल वीवो को पता है। इस स्मार्टफोन की सबसे बड़ी हाईलाइटिंग पॉइंट इसके कैमराज हैं जिनमें X200 Pro के कंपैरिजन में नेक्स्ट लेवल की इंप्रूवमेंट देखे गए हैं। अगर बात करें फोटोज की तो सभी लेंसेज से एडवांस माइलस्टोन वाली फोटोज आती हैं। मेन सेंसर सोनी लाइटिया 828 वाला है जो बहुत ही शार्प डिटेल्स, नाइस वाइट बैलेंस एंड वाइडर डायनेमिक रेंज में फोटोज खींच करके दे देता है। लो लाइट में भी कैमरे की परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल की ही रहती है तो मोस्ट केसेस में कोई खास दिक्कत नहीं आती। हाँ, प्रोसेसिंग में एक प्रॉब्लम जरूर है कि इसमें AI का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है तो जैसी फुटेज स्क्रीन पर फोटोज खींचते समय या वीडियो बनाते समय दिखती है, बनाने के बाद बहुत बार वैसी नहीं दिखती क्योंकि प्रोसेसिंग के बाद कलर्स काफी बदले से आते हैं और इसीलिए इसमें कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है। मतलब कभी कभी प्रोसेसिंग में 5 से 10 सेकंड भी लग जाती हैं। 200 मेगापिक्सल का 3.5x टेलीफोटो लेंस सैमसंग की तरफ से आने वाला HPV सेंसर है और यह अपने 1x1.4 इंच सेंसर के साथ स्मार्टफोन्स में आने वाला अब तक का सबसे बड़ा टेलीफोटो सेंसर है। इसकी और मेन सेंसर की स्टेबलाइजेशन भी नेक्स्ट लेवल की है। इसकी भी फोटोज में आप हार्डली ही कोई दिक्कत नोटिस करोगे क्योंकि 3.5x पर डिटेल्स तो अच्छी आती ही है पर 7x से लेकर 10x तक भी किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। 20x तक की फोटोज भी यूजेबल रहती हैं लेकिन 20x के बाद डिटेल्स थोड़ी सॉफ्ट होने लगती है। लेकिन जूम रेंज को और बढ़ाने के लिए वीवो ने एक 2.35x का एक्सटेंडेड टेलीफोटो लेंस और इसके साथ कुछ अन्य एक्सेसरीज भी निकाली है और इसके साथ टेलीफोटो लेंस की ऑप्टिकल जूम रेंज 200 मिलीमीटर तक बढ़ाई जा सकती है। लेकिन इसकी प्राइस इतनी ज्यादा है कि अगर इसे स्मार्टफोन की प्राइस के साथ जोड़ा जाए तो इतने में अच्छे मिररलेस DSLR कैमराज मिलने शुरू हो जाते हैं और इसकी लंबे रेंज के फोटोज के लिए मतलब 800 मिलीमीटर से 1600 मिलीमीटर की रेंज में ली गई फोटोज के लिए शॉट्स काफी हिट एंड मिस वाले होते हैं। मतलब कभी फोटोज अच्छी आ जाती हैं और कभी नहीं। टेलीफोटो लेंस की मिनिमम फोकल डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर की है जो इसे एस्थेटिक क्लोजअप शॉट्स के लिए बेहतर बनाती है। मतलब आप इस स्मार्टफोन से अच्छे क्लोजअप शॉट्स भी ले सकती हैं। अल्ट्रा वाइड और फ्रंट कैमरे दोनों ही 50-50 मेगापिक्सल के सैमसंग की तरफ से आने वाले JN1 सेंसर है। अल्ट्रा वाइड लेंस मेन और टेलीफोटो लेंस के कंपैरिजन में प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा पीछे रह जाता है। डे लाइट परफॉर्मेंस तो बहुत हद तक सही है लेकिन छोटा सेंसर होने के कारण यह लो लाइट में कभी-कभी स्ट्रगल करता है। फ्रंट कैमरे की डिटेल आपको थोड़ी सॉफ्ट लग सकती है लेकिन यह भी कोई इतनी ज्यादा नहीं है कि फोटोज अच्छी ना दिखे। मतलब जनरली फोटोज बहुत अच्छी आती है। वीडियोज में भी इस साल वीवो ने अच्छे गेम चेंजिंग इंप्रूवमेंट्स करी हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात क्लियर करना जरूरी है कि वीडियो की क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी अभी भी आईफोन्स के लेवल की नहीं है। मेन और टेलीफोटो लेंस से 4K 30 फ्रेम पर सेकंड वाली वीडियो बहुत ही क्लियर डिटेल कैप्चर करती हैं और रिजल्ट्स काफी इंप्रेसिव हैं। लेकिन 16 फ्रेम पर सेकंड के बाद डिटेल्स थोड़ी सॉफ्ट होने लगती है। Vivo X300 Pro में एडवांस वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर भी मिलते हैं जिनमें 120 फ्रेम पर सेकंड पर 4K लॉग रिकॉर्डिंग भी शामिल है और 30 फ्रेम पर सेकंड पर 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी है। लेकिन 8K वाली वीडियो स्टेबल नहीं है और इनमें जंप्स और एक्सपोजर शिफ्ट जैसी दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा कैमरा ऐप में Vivo ने बहुत सी मोड डाल रखी है एंड 5 प्रीसेट फोकल लेंथ भी कंपनी ने दी है। कहते हैं कि X सीरीज में कैप्चर्ड इमेज की प्री प्रोसेसिंग और पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए 2 चिप डिजाइन है। VS1 चिप हर फ्रेम को
प्री प्रोसेस करता है, जबकि V3+ चिप पोस्ट प्रोसेसिंग को हैंडल करता है। और इन सब चीजों को देखकर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि Vivo कैमरा एडवांसमेंट को लेकर कितना सीरियस है। X300 Pro में FunTouch OS की जगह पर अब ग्लोबली Origin OS 6 आ चुकी है, जो Android 16 पर बेस्ड है। यह बहुत ही कस्टमाइजेबल एंड विजुअली मॉडर्न दिखने वाले इंटरफेस के साथ आती है। इनमें से बहुत सी चीजें iOS इंस्पायर्ड हैं। सबसे पहले तो कंट्रोल सेंटर और UI के बहुत से एलिमेंट एप्पल के लिक्विड ग्लास डिजाइन से मिलते जुलते हैं। Origin आइलैंड एप्पल के डायनेमिक आइलैंड से इंस्पायर है और विंडो स्टेकिंग एप्पल के स्टेज मैनेजर से इंस्पायर्ड है। इजी शेयर एक ऐसा फीचर है जो एप्पल के साथ फाइल शेयरिंग में हेल्प करता है। इसके अलावा Vivo ऑफिस किट एंड डॉक मास्टर, Origin स्मूथ इंजन और प्राइवेट स्पेस जैसे फीचर्स भी हैं, जो AI रीराइट, UI स्मूथनेस और प्राइवेसी के काम में वर्क करते हैं। कंपनी ने Origin OS 6 के लिए 5 साल का मेजर OS अपडेट और 7 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट का भी वादा किया है, जो कि फुल सॉर्टेड है। लेकिन इस OS के साथ कुछ कॉन्स भी हैं, जैसे कि इसमें V ऐप स्टोर और ब्राउजर्स जैसे कुछ प्री इंस्टॉल ब्लोटवेयर भी मिलते हैं, जिन्हें डिसेबल नहीं किया जा सकता, और ये लगातार भयंकर नोटिफिकेशन और एड्स भेजते रहते हैं। और ऐसा बार बार देखने के बाद प्रीमियम फीलिंग तो नहीं आती। मेरे ख्याल से Origin OS 6 को अगर फ्लैगशिप लेवल के OS से कंपीट करना है तो इसे अभी और रिफाइनमेंट की जरूरत होगी। परफॉर्मेंस के लिए इस स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 9500 चिप मिलती है। यह 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बना सभी बड़े कोर वाला प्रोसेसर है। प्रोसेसर में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह MediaTek की तरफ से आने वाला सबसे हाई एंड का प्रोसेसर है। Vivo का कहना है कि दोनों ही कंपनीज ने X300 Pro में लगने वाले इस प्रोसेसर को इसके लिए बेहतर ऑप्टिमाइजेशन को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है। वैसे Qualcomm के प्रोसेसर को MediaTek के कंपैरिजन में थोड़ी सी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी में एज रहती है, क्योंकि ज्यादातर एंड्रॉइड ऐप डेवलपर अपनी एप्स या फिर गेम्स को Qualcomm की चिप्स को ध्यान में रखकर ज्यादा डिजाइन करते हैं। इसीलिए Qualcomm को थोड़ी सी एडवांटेज मिल जाती है। नहीं तो MediaTek ने भी पिछले कई वर्षों में बहुत इंप्रूवमेंट किया है। वैसे डिमांडिंग टास्क और गेम्स के दौरान यह थोड़ा सा पीछे रह जाता है, नहीं तो बाकी सब सही है। इस स्मार्टफोन में 6510 mAh की लिथियम आयन बैटरी दी गई है, जो 90 वाट की वायर्ड एंड 40 वाट की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। मतलब बैटरी और चार्जिंग को लेकर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस X300 Pro की रिकमेंडेशन की बात करें तो यह विशेष रूप से कैमरा एंथुसियास्ट को टारगेट करता है, जिनको फोटोग्राफी का बहुत ज्यादा शौक होता है, लेकिन जिनकी फर्स्ट प्रायोरिटी परफॉर्मेंस, प्रीमियम यूजर एक्सपीरियंस या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो उनके लिए इसी प्राइस रेंज में इससे बेहतर ऑप्शन भी है। तो हाँ, इस वीडियो के लिए यही था। बाकी आपको Vivo X300 Pro स्मार्टफोन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे भी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करने अगर नहीं किया तो। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।